तो इस कहानी की शुरुआत समुद्र की गहराई में एक गोताखोर से होती है, जो एक बड़े जाल में फंसने के बाद खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक उसकी गर्दन पर एक बहुत बड़े ऑक्टोपस का हाथ लगने से उसकी गर्दन से खून निकलने लगता है। ये देखकर उसके साथी तुरंत उसे ऑक्सीजन देते हुए जैसे तैसे ऊपर ले जाते हैं। खैर, पास ही में 3 भाई मछलियां पकड़ने आए होते हैं, जिनमें से सबसे बड़े भाई का नाम फेंग और बाकी छोटे भाइयों के नाम शाओ और जिन थे। अभी जब शाओ ऊपर जाकर अपने जाल की रस्सी खींचता है तो उसमें एक बहुत बड़ा बेबी ऑक्टोपस फंसा होता है। उसे देखकर शाओ तो उसे मारने वाला था, मगर फेंग उसे रोक देता है क्योंकि वो ऑक्टोपस थोड़ा अलग था और बाजार में उसकी अच्छी कीमत मिल सकती थी। तब फेंग उस ऑक्टोपस को लेकर अपने घर की ओर जाता है। रास्ते में वो अपनी कार में लगी जीमो की तस्वीर को देख रहा था, जो कि वास्तव में वो लड़की थी जिसे वो पसंद करता था। अब उस ऑक्टोपस के बारे में पता चलने पर थोड़ी ही देर में जीमो भी वहां आ जाती है, जो पेशे से एक मरीन साइंटिस्ट थी। जैसे ही वो उस ऑक्टोपस को देखती है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो फेंग से कहती है कि ये ऑक्टोपस बहुत अलग और अनोखा है, इसलिए चाहे कोई कितने भी पैसे दे, तुम इसे मत बेचना। ये सुनकर फेंग मान जाता है और मजाक में कहता है कि अगर तुम रात को मेरे साथ डेट पर चलोगी तो मैं इसे नहीं बेचूंगा। लेकिन जीमो इस सवाल का कोई जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। खैर, दूसरी ओर समुद्र के किनारे कई लोग मजे कर रहे थे कि तभी अचानक समुद्र से एक बहुत बड़ा ऑक्टोपस का हाथ निकलता है और एक लड़की को पानी के अंदर खींच लेता है। ये देखकर सभी लोग वहां से भाग जाते हैं। तभी एक बहुत बड़ा ऑक्टोपस समुद्र से बाहर आता है, जो बहुत गुस्से में था। उधर लिन नाम का एक आदमी, जो एक बायोटेक्नोलॉजिकल लैब का मालिक था, उसे कुछ खतरनाक गुंडे किडनैप करके टॉर्चर करते हुए उसके प्रयोगों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लिन उन्हें कुछ नहीं बताता। तभी अचानक वहां मार्क नाम का एक ऑफिसर अपनी टीम के साथ आ जाता है और एक एक करके सभी गुंडों को खत्म कर देता है, जिससे लिन की जान बच जाती है। अब जब मार्क लिन से पूछता है कि तुम्हें इन लोगों ने किडनैप क्यों किया था, तो लिन बताता है कि वे मेरे नए प्रयोग के बारे में जान चुके हैं और उसे हासिल करना चाहते हैं। दूसरी ओर जीमो और उसकी टीम को समुद्र में एक अजीब जीव के सिग्नल सोनार डिवाइस पर मिलते हैं, जो पहले कभी इतने तेज नहीं आए थे। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो सिग्नल जिस चीज के थे उसे पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। लेकिन जीमो बताती है कि शायद ये किसी बहुत बड़े ऑक्टोपस के सिग्नल हैं। वे इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी डायरेक्टर लिन अपनी असिस्टेंट फिन के साथ वहां आ जाता है और जीमो को एक जीन म्यूटेशन प्रोजेक्ट पर काम करने को कहता है। शुरू में जीमो इस प्रोजेक्ट पर काम करने से साफ मना कर देती है, लेकिन जब लिन उसे ऑफर देता है कि वो जीमो के खोए हुए प्रयोग सैंपल्स को ढूंढने में मदद करेगा, तो जीमो इसके बारे में सोचने लगती है। अब तक लिन को भी फेंग के पास मौजूद उस बेबी ऑक्टोपस के बारे में पता चल चुका था, इसलिए वो फेंग से मिलने का फैसला करता है। लेकिन इस बात से जीमो बहुत परेशान हो जाती है। खैर, लिन अपनी असिस्टेंट फिन के साथ एक बड़ा बैग लेकर फेंग के पास पहुंच जाता है। वहां जाते ही वो फेंग के कैफे में मौजूद सभी ग्राहकों को भगा देता है और फेंग के सामने बैठकर उस बैग में मौजूद ढेर सारे पैसे दिखाते हुए बेबी ऑक्टोपस को खरीदने की बात करता है। लेकिन जीमो ने फेंग को पहले ही वो ऑक्टोपस किसी को न बेचने को कहा था, इसलिए फेंग साफ मना कर देता है। तभी शाओ भागता हुआ आता है और फेंग को बताता है कि बाहर जीमो उससे मिलने आई है। ये सुनकर फेंग तुरंत लिन को छोड़कर जीमो के पास चला जाता है। वहाँ वह जीमो को सब कुछ बताते हुए कहता है कि वो किसी भी हाल में उस बेबी ऑक्टोपस को नहीं बेचेगा। लेकिन जीमो उसे पिछले दिन समुद्र किनारे हुए बड़े ऑक्टोपस के हमले के बारे में बताती है, जिसका कारण शायद वो बेबी ऑक्टोपस हो सकता है। इसलिए जीमो के अनुसार उन्हें उसे वापस समुद्र में छोड़ देना चाहिए, मगर फेंग इसके लिए मना कर देता है क्योंकि वो बेबी ऑक्टोपस उसके रेस्टोरेंट की शान बन गया था। कई लोग सिर्फ उसे देखने के लिए वहां आते थे। गुस्से में जीमो फेंग से नाराज होकर वहां से चली जाती है। चूंकि लिन को किसी भी हाल में वो बेबी ऑक्टोपस चाहिए था, इसलिए थोड़ी देर बाद फिन कुछ लोगों को काम देती है कि वे फेंग के रेस्टोरेंट में जाकर उस बेबी ऑक्टोपस को चुरा ले। इस सबसे बेखबर फेंग अपने कैफे में मजे से काम में व्यस्त था। तभी कैफे के पास समुद्र में हलचल होने लगती है और वो बड़ा ऑक्टोपस अपने हाथों को रेस्टोरेंट की ओर बढ़ाने लगता है, जिससे डरकर सभी लोग
वहाँ से भाग जाते हैं। एक समय ऐसा भी आता है जब वो ऑक्टोपस एक लड़की को मारने वाला होता है, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि वो लड़की गर्भवती है तो वो उसे छोड़ देता है और अपने हाथों से कैफे को बर्बाद करने लगता है। लेकिन उस गर्भवती महिला को तनाव की वजह से रक्तस्राव शुरू हो जाता है। ये देखकर फेंग गुस्से में अपने पास मौजूद चाकू से ऑक्टोपस के हाथ पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। ऑक्टोपस और भी गुस्से में तबाही मचाने लगता है। अब तक सोनार डिवाइस की वजह से जीमो और उसके साथियों को पता चल जाता है कि वो बड़ा जीव, जो उनके हिसाब से एक ऑक्टोपस ही था, फेंग के कैफे की ओर गया है। इसलिए जीमो तुरंत अपनी कार लेकर कैफे की ओर जाती है। इधर फिन के लोग भी एक गाड़ी में बेबी ऑक्टोपस को लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। अब तक उस ऑक्टोपस ने फेंग के कैफे को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था, जिससे फेंग को बहुत बुरा लग रहा था। तभी जीमो के वहाँ पहुँचते ही फेंग उस बेबी ऑक्टोपस को बचाने का फैसला करता है। इसके लिए वो जीमो के साथ उस आदमी का पीछा करने लगता है जो उसकी कार लेकर भागा था। वे काफी देर तक उस कार का पीछा करते हैं। फिर कार के थोड़ा नजदीक पहुँचने पर उसमें छलांग लगा देता है। उसने कार में मौजूद आदमी को मारकर नीचे फेंक दिया और कार को रोक लिया। लेकिन उस समय जीमो की कार फेंग की कार के ठीक आगे थी। अचानक टक्कर होने से जीमो की कार पास के एक पेड़ से टकरा जाती है, जिससे जीमो थोड़ा घायल हो जाती है, लेकिन उसे ज्यादा चोट नहीं आती। इसके बाद फेंग अपने कैफे को देखने जाता है, जो अब तक पूरी तरह तहस-नहस हो चुका था। इससे फेंग की हिम्मत टूट जाती है, क्योंकि उस पर बहुत सारा कर्ज था और उसे चुकाने के लिए कैफे ही उसका एकमात्र सहारा था। तब जीमो उसे हिम्मत देते हुए अपने घर ले जाती है। दोनों बैठकर न्यूज देखने लगते हैं, जिसमें बताया जाता है कि फेंग के कैफे में हुए ऑक्टोपस के हमले की वजह से न केवल कई लोग घायल हुए थे, बल्कि समुद्र किनारे जाने पर भी रोक लगा दी गई थी। इस वजह से फेंग के पास अब कैफे को ठीक करके पैसे कमाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। इसलिए फेंग बहुत उदास हो जाता है। ये देखकर जीमो कहती है कि वो अपना घर बेचकर फेंग का कर्ज चुका देगी, लेकिन फेंग उसे ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि वो जीमो को रानी की तरह रखना चाहता था। इस पर जीमो भी उससे वादा करती है कि वे दोनों हमेशा साथ रहेंगे। इतना कहकर दोनों एक प्यारी सी चुंबन लेते हैं, लेकिन तभी फेंग को अपने भाइयों की खबर मिलती है, जो समुद्र के बीच मछलियां पकड़ने गए थे। ये सुनकर फेंग थोड़ा परेशान हो जाता है। रात जीमो के साथ बिताकर फेंग कर्ज चुकाने और बेहतर जिंदगी जीने के लिए एक फैसला करता है। अगली सुबह उसने बेबी ऑक्टोपस को लिन को बेच दिया। जब जीमो को इस बारे में पता चलता है तो वो बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि उसके हिसाब से बड़े ऑक्टोपस और उस बेबी ऑक्टोपस का कोई न कोई संबंध था, जिसकी वजह से ये सारे हमले हो रहे थे। इस सच्चाई को वो बेबी ऑक्टोपस की मदद से ही जान सकती थी, लेकिन फेंग को उसकी सारी बातें बेकार लगती थी। इसी बात पर दोनों की लड़ाई हो जाती है और फेंग पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। उधर जब शाओ और जिन समुद्र में मछलियां पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्हें लगता है कि उनके जाल में बहुत सारी मछलियां फंसी है, इसलिए वे खुशी से जाल को पानी से निकालने लगते हैं। लेकिन तभी समुद्र से ऑक्टोपस का बड़ा हाथ निकलकर दोनों को मार देता है। इसके बाद वो ऑक्टोपस चेतावनी देने के लिए फेंग की बोट को धकेलकर समुद्र किनारे ले जाता है। फेंग अपने भाइयों से मिलने वहाँ पहुँचता है, लेकिन उनके मृत शरीर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो फूट फूट कर रोने लगता है। जीमो को इस बारे में पता चलने पर वो तुरंत मुर्दाघर में फेंग के पास पहुंचती है। वहाँ शाओ और जिन के शरीर देखकर जीमो फेंग को समझाती है कि निश्चित रूप से दोनों ऑक्टोपस आपस में संबंधित है, चूंकि बेबी ऑक्टोपस को अभी तक समुद्र में नहीं छोड़ा गया था और लिन ऐसा होने भी नहीं देगा। अब न केवल फेंग और जीमो की जान को खतरा था, बल्कि पूरे टापू के हर इंसान की जान को भी खतरा था। ये सुनकर फेंग उस बड़े ऑक्टोपस से बदला लेने का फैसला करता है, क्योंकि उसी की वजह से न केवल उसका कैफे बर्बाद हुआ था, बल्कि उसके दोनों भाई भी मारे गए थे। उधर लिन ने अपनी लैब में बेबी ऑक्टोपस को एक बॉक्स में कैद कर रखा था। वो उसे मारकर उसके डीएनए से प्रयोग करना चाहता था, लेकिन जैसे ही लिन ऑक्टोपस को मारने का आदेश देता है, जीमो उसे रोक देती है और किसी तरह
सबको अपनी बातों में उलझाकर बेबी ऑक्टोपस की जान बचा लेती है। तब लिन को उस ऑक्टोपस को देखकर पता चलता है कि उसकी 4 आंखें थी। ये देखकर वो उसे अपने जीन म्यूटेशन प्रयोग का हिस्सा बनाने का फैसला करता है और पूरी जिम्मेदारी जीमो को सौंपकर वहाँ से चला जाता है। जब जीमो अकेले में उस बेबी ऑक्टोपस के पास बैठती है तो वो उसे हाथ लगाती है, जो उसे बहुत अच्छा लगता है। तभी उसका साथी आकर बताता है कि घायल लोगों के शरीर पर मौजूद बड़े ऑक्टोपस के डीएनए की जांच से पता चला है कि वो बड़ा ऑक्टोपस इस बेबी ऑक्टोपस की माँ है और उसकी उम्र 75 साल से भी ज्यादा है। ये सुनकर जीमो बहुत चौंक जाती है, क्योंकि आमतौर पर किसी ऑक्टोपस की उम्र 3 या 5 साल से ज्यादा नहीं होती। तब जीमो को लगता है कि शायद वो बड़ा ऑक्टोपस न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से म्यूटेंट हो गया होगा, लेकिन बेबी ऑक्टोपस में न्यूक्लियर रेडिएशन का कोई निशान नहीं था, इसलिए ये संभव नहीं था। इस पर जीमो को शक होता है कि शायद पहले किसी ने उस बड़े ऑक्टोपस पर कोई शोध या प्रयोग किया होगा। इधर लिन अपने कमरे में बैठकर अपने दादाजी का एक छोटा डब्बा खोलता है, जिसमें उनकी डायरी और एक आधा टूटा हुआ बैज था जिस पर कोई नंबर लिखा था, लेकिन आधा हिस्सा गायब होने की वजह से लिन को उस नंबर के बारे में कुछ पता नहीं था। तभी जीमो को न्यूज से पता चलता है कि लिन ने जीन म्यूटेशन की खबर पब्लिश कर दी है, जबकि प्रोजेक्ट अभी पूरा भी नहीं हुआ था। लिन ने ऐसा इसलिए किया था ताकि जीमो अपनी बातों से पीछे न हट सके। उधर मार्क उस आधे टूटे बैज को देख रहा था जो लिन के दादाजी का था। वो फोन पर किसी से किसी जगह के बारे में बात करता है और अपनी टीम को तुरंत वहां जाने को कहता है। जीमो प्रोजेक्ट के पब्लिश होने से बहुत नाराज थी, क्योंकि लिन ने लोगों से वादा किया था कि प्रयोग सफल होने पर लोगों की उम्र को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। इसलिए जीमो गुस्से में लिन को बहुत सुनाती है, क्योंकि ऐसा होने से पूरी दुनिया बड़े खतरे में आ सकती थी। लेकिन लिन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी अचानक उनकी बोट पर मार्क और उसके कुछ लोग हमला कर देते हैं, जो बेबी ऑक्टोपस को लेने आए थे। वे लिन के कई लोगों को मारने के बाद लिन को अपने कब्जे में ले लेते हैं। मार्क लिन को बताता है कि उसे उसका प्रयोग चाहिए। लिन उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन मार्क उसकी बात सुनने के मूड में नहीं था। उसने लिन के एक खास साथी को पानी में फेंकवा दिया, जिससे लिन बहुत घबरा जाता है। अब तक जीमो को समझ आ गया था कि लिन को उस ऑक्टोपस के बारे में कुछ और पता है। वो लड़ाई का फायदा उठाकर लिन के कमरे में जाती है और उसका कंप्यूटर चेक करने लगती है, जिसमें लिन ने कई गुप्त रिपोर्ट्स और तस्वीरें छिपा रखी थी। लेकिन तभी लिन और फिन भी कंप्यूटर ढूंढते हुए वहां आ जाते हैं। जीमो बाथरूम में छिपने का नाटक करती है, लेकिन लिन को पता था कि जीमो ने कई रिपोर्ट छिपाई है। वो उनसे रिपोर्ट्स वापस मांगने लगता है। जब सभी रिपोर्ट्स मार्क के पास ले जाई जाती है तो लिन को पता चलता है कि फिन ने पहले ही ये सारी रिपोर्ट्स मार्क को भेज दी थी। इसका मतलब था कि वो शुरू से ही लिन को धोखा दे रही थी। चूंकि मार्क के पास पहले से ही सारी रिपोर्ट्स थी, वो लिन से ऑक्टोपस और उसके बच्चे की पूरी सच्चाई बताने को कहता है। तब लिन सब कुछ बता देता है कि उसके दादाजी एक जर्मन लैब में साइंटिस्ट थे। उन्हें एक गुप्त लैब में जीन म्यूटेशन पर जबरदस्ती शोध करने को कहा गया था। इसके लिए उन्होंने कई समुद्री जीवों पर शोध और प्रयोग किए थे, लेकिन अफसोस उनके सारे प्रयोग असफल रहे थे। लेकिन एक प्रयोग जो एक ऑक्टोपस पर किया गया था वो आखिर तक सही था, मगर वो ऑक्टोपस किसी तरह लैब से भाग गया था। चूंकि लिन के दादाजी ने उस प्रयोग के परिणाम नहीं देखे थे, इसलिए उन्हें भी वो प्रयोग असफल लगा था। इसके बाद वो लैब बंद कर दी गई थी। तब से लिन उसी ऑक्टोपस की तलाश में था, जो वास्तव में वही मादा ऑक्टोपस थी जिसका बच्चा अब लिन के पास था। इसके बारे में पता चलते ही लिन अपने दादाजी की गुप्त लैब को ढूंढने की कोशिश में लगा था, क्योंकि जिन दवाओं से उस ऑक्टोपस पर प्रयोग किए गए थे उनके सैंपल अभी भी उस लैब में थे। इतना कहकर लिन अपने दादाजी का आधा टूटा बैज दिखाता है। इसे देखकर मार्क के चेहरे पर शैतानी हंसी आती है। वो अपनी जेब से एक आधा टूटा बैज निकालकर लिन को दिखाता है। ये देखकर लिन को समझ आ जाता है कि मार्क शुरू से ही उसके साथ चाल चल रहा था। उसने जानबूझकर खुद को लिन से किडनैप करवाया था, लेकिन लिन ने तब अपने दादाजी के बारे में कुछ नहीं बताया था। चूंकि उस बैज की मदद से ही उस गुप्त लैब में प्रवेश किया जा सकता था, मार्क ने लिन को डराकर सब कुछ जान लिया और उसका आधा बैज भी हासिल कर लिया। इससे लिन बहुत गुस्से में आ जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद
मार्क बेबी ऑक्टोपस को एक डब्बे में बंद करके समुद्र के बीच में लटका देता है ताकि इसके जरिए वो मादा ऑक्टोपस को बुला सके। इधर फेंग को जीमो के खतरे में होने की खबर मिल जाती है। वो लिन से मिले सारे पैसे लेकर एक ऐसी जगह जाता है जहां हर तरह का गैरकानूनी काम होता था। वहां वो उन पैसों को एक आदमी को देकर एक बोट मांगता है। वो आदमी मान जाता है और फेंग एक बोट लेकर अपने एक साथी के साथ समुद्र में निकल जाता है। जल्द ही वो लिन की शिप पर पहुंचकर एक आदमी को मार देता है और शिप पर कब्जा कर लेता है। लेकिन लिन का दूसरा आदमी उसे पकड़ लेता है और लिन के सामने ले जाता है। वहां मार्क भी था जिसने फेंग को देखते ही उसे समुद्र में फेंकने का आदेश दे दिया जहां बहुत सारी शार्क थी। ये देखकर जीमो मार्क को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मार्क के लोग उसे भी पकड़ लेते हैं। जैसे ही वे फेंग को पानी में फेंकने वाले थे और शार्क उसे खाने के लिए छलांग लगाने वाली थी, तभी बेबी ऑक्टोपस अपने हाथ को बड़ा करके फेंग को पकड़ लेता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। फेंग को समझ आ जाता है कि वो पहले इसके साथ कितना बुरा करने की सोच रहा था। तभी वहां मादा ऑक्टोपस भी आ जाती है। उसे देखकर मार्क के लोग उस पर गोलियों की बौछार करने लगते हैं, लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस मौके का फायदा उठाकर जीमो फेंग की मदद करती है। शिप पर चढ़ने से पहले फेंग बेबी ऑक्टोपस को उस डब्बे से आजाद करके समुद्र में छोड़ देता है, लेकिन मार्क के लोग अब बेबी ऑक्टोपस पर भी गोलियां चलाने लगते हैं। ये देखकर मादा ऑक्टोपस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो उन पर हमले शुरू कर देती है। लेकिन मार्क एक खतरनाक हथियार से मादा ऑक्टोपस पर हमला करता है, जिससे वो मरती नहीं लेकिन घायल होकर समुद्र के अंदर चली जाती है। अगले ही पल वो फिर से समुद्र से अपने हाथ निकालकर शिप को अंदर खींचना शुरू कर देती है। ये देखकर सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए शिप से कूदकर तैरते हुए पास के एक टापू पर पहुंच जाते हैं। इधर मादा ऑक्टोपस ने शिप को पूरी तरह समुद्र की गहराई में दफन कर दिया था। इसके बाद लिन उस टापू को देखकर अपने दादाजी का बनाया हुआ एक नक्शा निकालता है और उसके जरिए सभी को एक गुफा में ले जाता है जहां उसके दादाजी की गुप्त लैब थी। लेकिन गुफा में जाते ही मादा ऑक्टोपस वहां मौजूद पानी से निकलकर उन पर हमला शुरू कर देती है। मार्क के लोग फिर से उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। इस बार मादा ऑक्टोपस कई लोगों को मार देती है। किसी तरह बचे लोग उसके चंगुल से बचकर गुप्त लैब तक पहुंच जाते हैं। लैब का नजारा देखकर मार्क की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो लिन को आदेश देता है कि वो जल्दी से उसके दादाजी के बनाए सैंपल ढूंढना शुरू करे। साथ ही उसने जीमो से भी सैंपल की जांच शुरू करने को कहा ताकि वे सही सैंपल लेकर बाहर निकल सके। लिन को एक कमरे में बहुत सारे सैंपल मिलते हैं। इधर मार्क अपने साथियों के साथ लैब को देख रहा था। तलाशी के दौरान उसे कई हथियार भी मिलते हैं जिन्हें वो पूरी गुफा में लगाने का आदेश देता है ताकि मादा ऑक्टोपस और इस गुप्त लैब को नष्ट करके वे बाहर निकल सके। तभी लिन उसके पास आकर उसे एक सैंपल देता है जिसे मार्क जीमो को जांचने के लिए देता है, लेकिन जांच में वो सैंपल नकली निकलता है। इससे गुस्से में मार्क लिन के पैर पर गोली मार देता है और कहता है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, ये नकली सैंपल है। तभी मादा ऑक्टोपस ने मार्क के लोगों पर हमला शुरू कर दिया। मार्क भी उस पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन मादा ऑक्टोपस अब किसी को नहीं छोड़ने वाली थी। वो सबकी धुलाई करने लगती है। इस दौरान जीमो और फेंग लिन को उठाकर वहां से जाने लगते हैं, लेकिन लिन का पैर गोली लगने से जख्मी था, इसलिए वो ठीक से नहीं भाग पाता। ऑक्टोपस उनके पास आ रही होती है। जीमो और फेंग उसे सहारा देकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऑक्टोपस ने मार्क के कई लोगों को मार दिया था। तभी लिन एक जगह बैठता है और उसी समय लोहे का एक भारी मलबा उसके पैर पर गिर जाता है, जिससे वह और ज्यादा जख्मी हो जाता है। जीमो और फेंग उसे संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिन की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वो अपनी जीभ से असली सैंपल निकालकर जीमो और फेंग को दे देता है और तुरंत उसकी मृत्यु हो जाती है। मरने से पहले उसे तसल्ली थी कि उसने सैंपल जीमो और फेंग को दे दिया है। फेंग जीमो से जल्दी सैंपल लेकर वहां से जाने को कहता है और खुद वहां लगे बमों का बटन दबाने जाता है, लेकिन तभी उसके सामने मार्क आ जाता है और उनमें जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। मार्क ज्यादा ताकतवर था, इसलिए वो फेंग पर भारी पड़ रहा था। उसने फेंग को मारने की धमकी देकर जीमो को रोकने
और सैंपल की जांच करने का आदेश दिया। न चाहते हुए भी जीमो को ये करना पड़ता है। जांच में सैंपल पूरी तरह सही निकलता है, लेकिन फेंग नहीं चाहता था कि सैंपल मार्क के हाथ लगे, इसलिए वो जल्दी से रिमोट में 2 मिनट का टाइम सेट कर देता है। इससे मार्क को बहुत गुस्सा आता है और वो फेंग को बुरी तरह पीटने लगता है। तभी पीछे से मादा ऑक्टोपस आकर मार्क पर हमला कर देती है। मौका मिलते ही फेंग मार्क के हाथ से एंटीटोड छीनकर जीमो के साथ गुफा से बाहर निकलने लगता है। इतने में बम फटना शुरू हो जाते हैं, जिससे फेंग और जीमो की धड़कने और तेज हो जाती है। जैसे तैसे वे दोनों बाहर निकल आते हैं और उनके बाहर निकलते ही गुफा पूरी तरह ध्वस्त हो जाती है। ब्लास्ट के असर से बचने के लिए उन्होंने पानी में छलांग लगाकर अपनी जान बचा ली। कुछ समय बाद जीमो को होश आ जाता है, लेकिन फेंग अभी भी बेहोश था। ये देखकर जीमो बहुत डर जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद फेंग को भी होश आ जाता है। तभी उन्हें थोड़ा दूर बेबी ऑक्टोपस दिखाई देता है, जो उन्हें देख रहा था। यहाँ से कहानी 7 साल आगे बढ़ जाती है। जीमो और फेंग अपने बेटे के साथ समुद्र किनारे खेल रहे थे, लेकिन खेलते समय अचानक उनका बेटा पानी में डूबने लगता है। तभी बेबी ऑक्टोपस आकर उसकी मदद करता है और उसे ऊपर छोड़ देता है। तब उनका बेटा पूछता है कि क्या आपने जो बेबी ऑक्टोपस की कहानी सुनाई थी वो सच थी? इस पर जीमो और फेंग एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और कहानी यही खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर तुम इस चैनल पर पहली बार आए हो और तुम्हें ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अक्सर इस चैनल पर ऐसी रोचक वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलो फिर मैं अब आपसे मिलूंगा ऐसी